ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात होगी तोड़फोड़ की। खुलेआम तोड़फोड़ हो रही है, एक मंडी सज गई है, बोली लगाई जा रही है पार्टियों की। यहां पर नेताओं की बोली लगती थी, छोटे मोटे स्तर पर खेल होता था। अखिल भारतीय स्तर पर अब ऑपरेशन तोड़फोड़ चल रहा है, पार्टियां तोड़ी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि ये तो परिवारवाद से ग्रस्त थी, ये भ्रष्टाचारी पार्टियां थी, तो लोग नाराज हो गए। राजनीति में कुछ संयोग नहीं होता, राजनीति में टाइमिंग, किस वक्त क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वो बड़ा अहम होता है। तो अब जबकि मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और चुनावी नतीजे आ गए 5 राज्यों में, उसके बाद ये पार्टियों की टूट फूट क्यों होने लगी है? पहले आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसद टूटे, फिर तृणमूल कांग्रेस का नंबर आया, भाई पटकनी खाई। अप्रत्याशित एक प्रचंड बहुमत बीजेपी पश्चिम बंगाल में हासिल करने में कामयाब हो गई, पहला मुख्यमंत्री भी बन गया वहां पर बीजेपी का। पर तृणमूल जो 80 विधायक जिसके जीते थे, उसमें से 64 बागी हो गए। पर वहीं बात नहीं रुकी, 28 सांसद थे लोकसभा के, उनमें से 20 उन्होंने विलय कर लिया एक ऐसी पार्टी जिसका नाम पता नहीं लोगों को, आपको, मुझको, चलिए आपको ना पता हो कि कोई नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया भी है, मुझे भी नहीं पता थी कि ऐसी भी कोई पार्टी है। उसमें विलय हो गया है जी। उसका जो पहले अध्यक्ष था वो कहां है किसी को पता नहीं जी। नया अध्यक्ष जो बना है वो पार्टी के महासचिव को नहीं पता। वो खेल आगे समझाऊंगा, लेकिन अब बारी आ गई है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की भी। 9 सांसद थे, 6 बागी हो गए। अब ये अभी क्यों हो रहा है? और सभी यकायक अपने नेताओं से परेशान होने लगे, यानी कि कोई प्रलोभन, कोई लालच, कोई पैसा, कोई बोली नहीं लगी। वो तृणमूल के सांसद वैसे ही भूपेंद्र यादव के साथ बातचीत करते हुए पाए जा रहे थे, निशिकांत दुबे के घर पर बैठकें हो रही थी, अमित शाह से मुलाकातें हो रही थी, नैतिकता के पाठ पढ़ाए जा रहे थे। और अब यही हाल शिवसेना के सांसदों का। यह खेल दरअसल परिसीमन का है। वो खीज, वो झुंझलाहट, वो गुस्सा, वो टीस बीजेपी की 12 सालों में कोई भी लेजिस्लेशन, कोई एक संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो सरकार लाना चाहती हो, इस तरह से नहीं गिरा था जैसे वो महिला आरक्षण बिल और परिसीमन, 3 विधेयक एक साथ जोड़ दिए गए थे। परिसीमन में तो साधारण बहुमत की जरूरत होती है, लेकिन सीटें भी बढ़ाना है। और वो खीज जो पटकनी दे दी थी विपक्ष ने एनडीए को, खास बीजेपी को, अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है कि सब तोड़फोड़ कर देंगे, हमें 2/3 बहुमत चाहिए। या इसमें दरअसल क्षत्रपों की भी दिक्कत है। बिखरे सभी बारी बारी, तो इनकी तानाशाही रवैया, कोई विचारधारा नहीं, एक परिवार ही सब कुछ, जो हम कहें वही सही, जो चल रहा था उसके चलते बगावत हुई है और उसमें आग में घी डाल दिया क्या बीजेपी ने। और अब तो समाजवादी की भी बात होने लगी है, समाजवादी पार्टी की। या ये बस राजनीतिक मस्ती की जा रही है, मजा लिया जा रहा है, टटोला जा रहा है
मन की था ली जा रही है। आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में बात करने वाला हूं भारतीय राजनीति की। भारतीय राजनीति का जो ये बाजार है, जी हां, पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बाजार। इसमें द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है और इस सेल में ऑपरेशन तोड़फोड़ चल रहा है। खुल्लम खुल्ला पार्टियां तोड़ी जा रही हैं। पहले आम आदमी पार्टी टूटी राज्यसभा में, 7 जो सांसद थे बीजेपी में जाकर जुड़ गए, कोई इस्तीफा वगैरह नहीं दिया, बीजेपी में जाकर जुड़ गए। फिर बारी आई तृणमूल कांग्रेस की। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। पहले विधानसभा में जो हार मिली, उसके चलते जो विधायक दल था उसमें फूट हो गई। फिर जो लोकसभा में 28 सांसद थे, 20 वो एक ऐसी पार्टी में जाकर विलय हो गए जिस पार्टी के बारे में किसी ने सुना ही नहीं था। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया। यह त्रिपुरा असम में चुनाव लड़ा था, 2 उम्मीदवार खड़े किए थे, दोनों उम्मीदवार को कुल जमा 822 वोट मिले थे। इतनी बड़ी पार्टी है। और अब यह बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, डीएमके के बाद 5वीं सबसे बड़ी पार्टी हो जाएगी। 5वीं सबसे बड़ी पार्टी भारत की। इसका अध्यक्ष कौन है यही नहीं पता उनके महासचिव को। जो पहले अध्यक्ष था वो हट गया, पत्नी को नहीं मालूम नया अध्यक्ष जो बना है, जिसका नाम ज्योति प्रकाश चैटर्जी बताया जा रहा है कि कौन है। महासचिव शांतनु दे, वो कहते मैं तो जानता ही नहीं ये कौन है। ये सुनकर अच्छा लगा, बड़े बड़े नेता अब हमारी पार्टी में आ रहे हैं, पर हमें कोई जानकारी नहीं। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। मतलब कमाल का खेल हो रहा है। और एक जगह कहा जा रहा है विधानसभा में कि हम असली तृणमूल हैं, हम मुख्य विपक्षी दल हैं, यानी कि ममता बनर्जी वाली नहीं है असल तृणमूल, हम हैं। और एक तृणमूल वो एनसीपीआई में विलय हो जाती है, यानी कि एनसीपीआई बन जाती है और वो समर्थन देगी बीजेपी को। और समझा ऐसा जा रहा है और बताया जा रहा है कि भ्रष्टाचार था, तानाशाही थी अभिषेक बनर्जी की, इसके चलते ये सांसद नाराज हो गए। अरे 2 साल पहले चुनाव हुए थे, ये लोकसभा में बने ना ये सांसद। विधानसभा हारने के बाद सब कुछ याद आ गया। और याद आ गया उद्धव ठाकरे के सांसदों को भी। 9 सांसद थे। यहां पर बीजेपी को पटकनी मिली थी 2024 में महाराष्ट्र में। महाविकास आघाड़ी 30 सीटें जीत गई थी 48 में से, जो लोकसभा की हैं। अब उद्धव के 9 में से 6 सांसद बागी हो गए, अभी बागी हुए। इनको भी भ्रष्टाचार अभी याद आया। या संजय राउत कह रहे हैं बोली लगी हुई है, 15-15 करोड़ रुपए थमाए जा रहे हैं। तो पहले आम आदमी पार्टी, फिर तृणमूल और अब शिवसेना। 20 सांसद तृणमूल के, और इसमें डीएमके को मत भूलिएगा। डीएमके अब खार खा गई है, नाराज हो गई है राहुल गांधी से। राहुल गांधी ने जब से जोसेफ विजय के साथ हाथ मिलाया, टीवीके के साथ होली कांग्रेस, तो डीएमके अब गलबैया कर रही है बीजेपी के साथ। वो बीजेपी जो डीएमके पर लानत मलानत बरसाती थी, ये सनातन विरोधी हैं। सनातन के बारे में जो जो बातें कही अभी मैं उनमें दोबारा नहीं जाना चाहूंगा। डीएमके के नेताओं ने, मतलब जिस पार्टी की तरफ देखना भी कबूल नहीं था बीजेपी को, अब गलबैया कर रहे हैं। इसमें खेल क्या हो रहा है? जो मैंने शुरू में कहा, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुछ भी संयोग नहीं होता राजनीति में। तो ये क्या प्रयोग चल रहा है? ये तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? इसी वक्त
अगला बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम क्या होगा? मॉनसून सत्र आने वाला है। बीजेपी एक चीज अभी तक हजम नहीं कर पाई है, परेशान करती है बीजेपी को, कि वो महिला आरक्षण बिल के नाम पर परिसीमन के जरिए जो सीटें बढ़ाने का उनका सपना था कि 50% सीटें बढ़ा दी जाएं संसद की, वो गिर गया था। 16 से 18 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया था संसद का बीजेपी ने कि जो हम कहें वही सही हो जाएगा। विपक्ष लामबंद हो गया, गिर गया। संशोधन विधेयक था, 2/3 बहुमत की जरूरत थी। अब बीजेपी ने यह बताने की कोशिश की कि महिला आरक्षण विरोधी है विपक्ष। तो अरे भाई, महिला आरक्षण कानून तो ऑलरेडी बन चुका है। 16 तारीख को ही उसकी अधिसूचना भी जारी हो गई। 2023 में ही हस्ताक्षर कर दिए थे राष्ट्रपति ने। कानून तो पहले से है। दरअसल बीजेपी महिलाओं के कांधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रही थी। परिसीमन भी हो सकता है, साधारण बहुमत की जरूरत है, पर परिसीमन से काम नहीं चलता। सीटें बढ़ानी हैं 50%, और उसमें जनगणना कौन सी मानी जाएगी? जनगणना तो अभी शुरू हुई है, 26-27 की होगी, तो महिला आरक्षण भी अटका रहेगा, परिसीमन भी अटका रहेगा। तो चोर दरवाजे से जो कोशिश थी वो पूरी नहीं हो पाई। अब खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है क्या, कि तोड़ दो विपक्ष को। और जो 294, अब थोड़ा सा आपको गणित समझाता हूं, ये एक दिन पहले भी समझाया था, इसमें थोड़ी सी तब्दीली आई है। 294 सांसद हैं एनडीए खेमे के, 20 ममता के आ गए तो 314 हो गए, 6 आ गए अब उद्धव ठाकरे गुट के, 320 हो गए, और 22 आपको समर्थन दे दें डीएमके के, तो 342 हो गए। तो भी 18 कम, 543 की लोकसभा है, 3 सांसद है नहीं, 3 पद खाली हैं। 340 का 2/3 होता है, 540 का 2/3 होता है, 360, उसमें 18 कम। अब इसमें जगन मोहन रेड्डी, इक्का दुक्का शिरोमणि अकाली दल, इन सबको इकट्ठा किया जा रहा है क्या? और राज्यसभा में 160 चाहिए होंगी, 163 सही आंकड़ा बताऊं तो, वहां 8-9 की कमी है। तो उसी की तैयारी चल रही है क्या? और इसमें जो थोड़ी सी कमी है वहां पर भी भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है क्या? और इसमें बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता हूं। तमाम चैनलों पर आपने देखा होगा, आज पूरे दिन खबरें चलती रही। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि नहीं, समाजवादी पार्टी भी टूटने के कगार पर है। बहुत सारे उनके सांसद हमारे साथ संपर्क में, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। और इसमें एक वीडियो भी वायरल होने लगा। वीडियो है पिछले साल का। राम गोपाल यादव महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, वो कोई पर्ची दे रहे हैं अमित शाह को, बीजेपी के चाणक्य को। अच्छा, तो मतलब फिर से हम इतने मासूम और नादान हैं कि खुल्लम खुल्ला पर्चियों का आदान प्रदान होगा दो नेताओं के बीच में कि जी ये सांसद हैं, हमारे आपके पास आ जाएंगे। अब इसमें केशव प्रसाद मौर्य भी घुस गए हैं। वो तो एक संख्या भी बता रहे हैं, 25 से 26 सांसद टूटने को तैयार हैं। 37 सांसद हैं लोकसभा में समाजवादी पार्टी के, हम उन्हें नहीं लेना चाह रहे। जैसे शिवसेना में टूट से कोई लेना देना नहीं बीजेपी का, तृणमूल के सांसद टूटे कोई लेना देना नहीं। भूपेंद्र यादव के घर पर तो वो वैसे ही जा रहे थे, या निशिकांत दुबे के घर पर वैसे ही बैठ रहे थे, गप मार रहे थे चाय पीने के लिए। चाय ज्यादा अच्छी मिलती है शायद उनके घर पर, और शुभेंदु अधिकारी भी वहां बैठे हुए थे।
केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं वो खुद ही टूट कर आ जाएंगे, जबकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारी पार्टी बहुत मजबूत है, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। पहले ये सुनिए आरोप प्रत्यारोप। पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है। समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव की साइकिल नहीं कर सकती। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, शत्रप टूटे बारी बारी, परिसीमन की है तैयारी और परिसीमन में भी 50% सीट बढ़ाएंगे और महिला आरक्षण के नाम पर ऑपरेशन तोड़फोड़ काम पर मुलम्मा उड़ाया जाएगा मॉनसून सत्र में महिला आरक्षण। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की तरफ से सौरभ मालवीय हैं, कृष्णा हेगड़े शिवसेना, अब तो असल शिवसेना है, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, किशोर तिवारी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता हैं, सौगत राय तृणमूल के लोकसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मनोज काका राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं और 3 पत्रकार हैं आज मेरे साथ। आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। विनोद शर्मा सबसे तजुर्बेकार इस पैनल में, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी रह चुके हैं, और राकेश शुक्ला एक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो किशोर तिवारी, 3 सांसदों की पार्टी रह गई। बोलिए संजीव जी, क्या बोला आज तुमने। देश में प्रजातंत्र खत्म करके जो तानाशाही लाई जा रही, उस पर विश्लेषण करने वाले एक पत्रकार बच्चे हैं, वो है संजीव। तो कमाल है तुम्हारी। मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने ये बता दिया। अब तो संजय राउत का नॉलेज अप टू डेट नहीं था। 15 करोड़ नहीं, 100 करोड़ की डील हुई। एक स्पेशल चार्टर प्लेन से ये आए, सब साइन करके रात को ही चले गए और सब रह गया। सब रह गया, अपने गिरबान में नहीं झांकेंगे। किशोर भाई, ये क्यों छोड़कर चले गए, अभी क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे किसी ने मां की कसम खाई, किसी ने शंभाजी महाराज की, किसी ने साईं की कसम खाई। कल तक तो आप बड़ी ताल ठोक रहे थे, हमारे आदमी नहीं टूटेंगे। चूक तो कहीं खुद शिवसेना में भी है ना, उद्धव ठाकरे में भी है। गाड़ी रुकवाइए ना किशोर भाई, नहीं तो ये आवाज सही नहीं आ रही है। वैसे ही गाड़ी थम गई है, राजनीतिक गाड़ी तो रुकी गई आपकी। अरे गाड़ी रोक ले भैया। हाँ, गाड़ी रुकेगी तो थोड़ा कनेक्शन ठीक हो जाएगा। बताता हूँ तुमको, मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या संजय राउत ये कहते कि हमारी पार्टी टूट गई है। अरे हमको तो वही बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं एक बता रहा हूं, दल बल लोगों को जब टिकट दोगे तब तक सांसद बिकते रहेंगे। और ये अमित शाह का अभिनंदन करना चाहिए कि उनको बहुत बड़ी जीत मिली। उनके जो अभियान को देश में तानाशाही तानाशाही चल रही है। आपका अभी मैं कनेक्शन ठीक करता हूं, लेकिन कृष्णा हेगड़े मोटी बात वो ये कह रहे हैं कि द ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है, राजनीति का बाजार आपने मंडी बनाकर छोड़ दिया है। और 15 करोड़ तो छोटा आंकड़ा बता रहे थे संजय राउत, यहां पर किशोर तिवारी कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए बांट दिए। संदीप भाई 4.5 साल से ये आरोप ही लगा रहे हैं, लेकिन 5 इलेक्शन हार चुके ये भूल गए।
नहीं, कहाँ आत्मचिंतन लोकसभा ये का करते इलेक्शन कहाँ आ रहे थे? लोग इनसे लोकसभा नाराज में तो रहते हैं। पटकनी आपने खाई थी, 48 में से 18 नहीं, सीट सुनिए। आपकी, 30 इनकी आई थी महाविकास आघाड़ी की। अरे बाबा, एक नाथ शिंदे जी के शिवसेना का जो स्ट्राइक रेट है वो उद्धव ठाकरे जी के पार्टी से ज़्यादा है। दूसरी बात, विधानसभा में हम जीते, बीएमसी में हम जीते, जिला परिषद में हम जीते, स्थानीय स्वराज्य संस्था में हम जीते, पंचायत में हम जीते। तो फिर तोड़ने की उसके क्या बाद जरूरत पड़ ये गई? ये छह आत्मचिंतन आदमियों करते की नहीं। शिवसेना से जरूरत क्या नहीं, पड़ गई सुनिए ना। उद्धव ठाकरे गुट से? संदीप भाई, ये पहली बार शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में नहीं टूट रही है। नहीं, पहले जरूरत नारायण क्या पड़ राणे गई? जी मैं निकल ये गए, इनकी उसके जरूरत बाद क्या है? राज ठाकरे जी सरकार निकल आपकी गए, केंद्र में चल उसके रही है, बाद एक नाथ सरकार शिंदे जी निकल आपकी गए, उसके मुंबई में बाद चल और रही है। खासदार ये निकल ना, गए और ये विधायक निकल उद्धव गए। ठाकरे के लोगों की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? देखिए, ये तो नकली उनको वाले हैं हमारी ना। जरूरत है, उनको एक नाथ शिंदे जी के साथ काम करना है। अच्छा। उनको उनके जो पार्टी नहीं, है नहीं, एक नाथ उसमें से शिंदे- वो ना, नाराज ना, ना, बैठे ना, हैं। ना, ना, कृष्णा उद्धव भाई, ठाकरे जी अरे उनको कृष्णा भाई, मिलते थमिए नहीं ना, हैं। थमिए, थोड़ा सा थमिए। आप नाना अरे बोलेंगे थमिए ऐसा- ना, थमिए तो। एक नाथ शिंदे के साथ सांसद क्या काम करेंगे? उप मुख्यमंत्री के साथ सांसद का क्या लेना देना? सांसद काम करेंगे अमित शाह के साथ, नहीं, क्यों नहीं या करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के साथ? भाई देखिए- मेरी समझ तो देखिए, इतना ही हमारे बताती है, पार्टी मोटी मोटी के जो समझ। पक्ष प्रमुख विधायक है, का वो काम एक नाथ पड़ता शिंदे जी है मुंबई में, सांसद का ज्यादा अरे काम बिल्कुल होता है नहीं। दिल्ली आपको में। क्या लगता है डेवलपमेंट फंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लगता? अच्छा। उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है। अच्छा, सांसद सभी निधि को फंड नहीं जो मिलता लोकल उन्हें। एरिया में काम सांसद करना निधि है, फंड तो नहीं वहाँ- मिलता, केंद्र सरकार से उन्हें कोई जरूरत नहीं। अच्छा, एक नाथ शिंदे से काम नहीं, करना था, सब इसलिए आ गए आपके साथ। देखिए, आप मुझे संदीप भाई, वहां पर वो नाराज है, वहां पर वो उनके नेता उनके लिए कैंपेनिंग नहीं करते। उनके नेता तो आज उनको खुलेआम गाली दे रहे थे, अच्छा, नेशनल टेलीविजन पे उनको गाली दे रहे थे, उनको भ्रष्ट कह रहे थे। तो कौन रुकेगा ऐसे पार्टी में? अच्छा, रुके। आप अच्छा, मेरे को बोलिए, भ्रष्ट अगर हम आपके कहने बारे लगे में कोई इसलिए ऐसा भाग गए। कहता है तो आप अच्छा, वहां पर ये रुकेंगे क्या? आपने संपर्क साधा था या वो फंडिंग बीजेपी ने की? देखिए, एक नाथ शिंदे राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, अब उप मुख्यमंत्री है। सभी पार्टी के लोग, कांग्रेस हो, उद्धव ठाकरे जी के लोग हो, एनसीपी के लोग हो, सभी को शिंदे साहब के साथ काम करना पड़ता है। शिंदे साहब के साथ अपने काम एरिया करना, का बीजेपी के डेवलपमेंट, साथ बिजली नहीं। मिनिस्ट्री उनके पास बीजेपी है, में विलय हाउसिंग क्यों नहीं मिनिस्ट्री किया? उनके आपके पास साथ है। विजय नहीं, बिल्कुल। आपके देखिए, साथ हम विलय लोग किया, तीनों बीजेपी सहयोगी के है। साथ नहीं। हम लोग तीनों सहयोगी है, हम लोग महायुति है। हम सब इलेक्शन जो है एक साथ लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी, नहीं, शिवसेना नहीं, और नहीं। राष्ट्रवादी अरे ये- कांग्रेस, अजित पवार एकजुट, कृष्णा भाई, ताकतवर और एक कृष्णा साथ भाई। है। और ये एक महायुति कृष्णा है। भाई। और एनडीए बनकर, एनडीए के घटक बनकर नहीं, हम नहीं, नहीं। सम्मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। कृष्णा भाई, ये राजनीति इतनी आसान नहीं होती। आम दर्शक को तो आप समझा देंगे, दरअसल आपके साथ विलय इसलिए किया। नहीं, और मैं बिल्कुल तो आसान नहीं है। सुन तो आज नहीं- उद्धव ठाकरे जी समझ गए कि अब बोलने ही नहीं देंगे राजनीति मुझे। आसान नहीं है। अरे आप ही बोलते रहेंगे, मैं थोड़ा सा बोल लूं प्लीज, इजाजत हो? अरे आप बोलने नहीं देंगे मुझे, तो कुछ तो बोलूं। सुनिए तो, बोलिए बोलिए। आपके साथ जो विलय हुआ, वो विलय दरअसल होना था बीजेपी के साथ, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। इन 6 में से 4 सांसद तो बीजेपी के उम्मीदवार को हराकर बने हुए हैं। तो बीजेपी में जाते तो बीजेपी के वहां पुराने उम्मीदवार बुरा मान जाते, आपके टिका दिए गए। पर डील की है बीजेपी ने। गलत जानकारी तो नहीं मिली मुझे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ देखिए संदीप भाई, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, शिवसेना भी महाराष्ट्र में बड़ी पार्टी है। अगर यहाँ पर काम करने नहीं मिलेगा तो दूसरा विभाग में काम करने मिलेगा। ये दोनों पार्टियों में काम बहुत है, कार्यकर्ता बहुत है, और सभी को अपना कृष्णा अपना हेगड़े ये कह रहे हैं कि वो एक नाथ शिंदे के साथ काम करना था, उप मुख्यमंत्री के साथ, इसलिए आ गए। ये तो सांसद हैं, सांसद उप मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करना चाहते हैं। ये गले उतरती है बात, या द ग्रेट इंडियन सेल लग गई है राजनीति के बाजार में। आशुतोष, आवाज आ रही है आपको? जी जी, अब आवाज आ रही संदीप। ये आप ही से मैंने पूछा।
देखिए संदीप, ये जो पूरा का पूरा खेल है, हाँ। ये दरअसल इसका एक नया नाम देना चाहिए, बेशर्म राजनीति। अब ये सब कहना भूल जाना चाहिए कि ये जनता की सेवा करने के लिए आए हुए हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। ये सब बेकार की बात है। मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब ये लोग जो जिनका कोई ईमान धर्म है ही नहीं, किसी एक पार्टी के चुनाव चिन्ह के तले चुनाव लड़ते हैं, उस पार्टी के मैनिफेस्टो के नाम पे वोट मांगते हैं, और कुछ समय के बाद उनके सामने गाजर लटका दी जाती है, फिर वो उसको लपक लेते हैं और फिर कहते हैं हम जनता की सेवा के लिए काम करना। इतने समझदार नहीं है, वो सब समझ रहे हैं। ये जितने लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इनका हिसाब जनता अच्छी तरीके से करेगी। नहीं, पर या आप इसमें यकीन मान इन लीजिए। पार्टियों को, इन लेकिन क्षत्रपों को अपने गिरेबान में भी तो झांकना होगा ना कहीं कोई कमजोरी। 28 में से 20 सांसद कोई छोटा अमाउंट नहीं होता। 2/3, देखिए जो ये 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में 2/3 आदमी आपको छोड़कर चले जाएं, इक्का दुक्का 3-4 आदमी छोड़ गए, वो पैसे पकड़ा दिए, तब तो समझ में आता है। 28 में से 20, 9 में से 6, ये छोटा आंकड़ा नहीं है। संदीप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर पार्टी में, हर परिवार में कुछ ना कुछ मतभेद होते हैं, आपस में कंपटीशन होता है, असंतोष होता है। लेकिन जब इतने बड़े पैमाने पर पहले टीएमसी टूटे, उसके बाद फिर अब शिवसेना टूटे, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के टूटने की बात हो रही, उसके पहले आम आदमी पार्टी टूट रही, ये महज इत्तेफाक नहीं है। ये बहुत सोचे समझे तरीके से भारत के लोकतंत्र को अंदर से खत्म करने की कोशिश की जा रही। इस देश के अंदर वन पार्टी रूल पैदा करने की कोशिश की जा रही। आज एकनाथ शिंदे को लग रहा है कुछ सांसद उनके साथ आ रहे हैं, उनका भी वक्त आएगा। ये वही शिवसेना थी जो लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की बड़े भाई की भूमिका में थी। आज कहां है? एक पार्टी को 2 में तोड़ा, अब 2 को तीसरे में तोड़ेंगे, तो ये बचेंगे ये भी नहीं। अगर इनको लगता है कि अजीत पवार की पार्टी को ये बच जाएंगे, अगर इनको लगता है कि ये जो एनसीजेपी बनी है ये कोई नहीं बचने वाला इसमें। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल स्वभाव में क्षेत्रीय पार्टियों के खिलाफ काम करती है। पहले उनका इस्तेमाल करती है, फिर अपने आप को ग्रो करती है, ग्रो करने के बाद उनको दबोचती है, दबोचने के बाद उनको कमजोर करती है, और कमजोर करने के बाद उनको खत्म कर देती है। नहीं, पर आम आदमी पार्टी या तृणमूल के लिए लागू नहीं होता ना। उनको अपनी कमजोरियों में, अपने संगठन में जो दिक्कत थी, नेता की तानाशाही डिक्टेटोरियल एटीट्यूड को लेकर एक नाराजगी थी अरविंद केजरीवाल से, तभी 7 लोग भागे। सबसे खास जो दाएं बाएं घूमते थे, जिनको डेप्यूटी चीफ बनाया हुआ था राज्यसभा में, फिर दूसरे को दिया, वो भी चला गया। देखिए संदीप, दो बड़े कारण है। पहला तो डिलिमिटेशन के लिए 2/3 बहुमत जुटाने की कोशिश की जा रही। दूसरा, जो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए जहां बंगाल में 42 सांसद हैं, उनमें से मैक्सिमम सांसदों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि 2024 से भारतीय जनता पार्टी धोखा खा चुकी है, 240 पे आकर टिक गई थी। तो अब वो पूरा इंतजाम कर रही है। अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी को लगता है, अजीत पवार की पार्टी को लगता है कि ये बच जाएंगे, बचेगा कोई नहीं, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। अगर आपको यकीन ना हो तो इंडियन नेशनल लोकदल से पूछ लीजिए, अकाली दल से पूछ लीजिए, चिराग पासवान से पूछ लीजिए। जब उनके चाचा की मदद से चिराग पासवान को खत्म करने की कोशिश की गई, और जब चिराग पासवान की मदद से जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने की कोशिश की गई, कहां ये सारी पार्टियां? आज शिवसेना तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। शिवसेना जो बड़ी पार्टी हुआ करती थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना के पूरी तरीके से खत्म करने का इंतजाम कर लिया है। तो अगर एकनाथ शिंदे को लगता है कि नहीं, वो तो ब्लू आइड बॉय है, अमित शाह को वो बच्चे रहेंगे, ऐसा होने वाला नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं। भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी जिस भी क्षेत्रीय दल के साथ काम करती है, उसको पूरी तरीके से खत्म कर। नहीं तो आप नवीन पटनायक से पूछ सकते हैं। नवीन पटनायक का जो हाल हुआ है, का छोटी पार्टियों का नंबर लग रहा है। ये क्या भारतीय राजनीति, किशोर तिवारी, ये क्षत्रपों का रीजनल पार्टीज का युग धीरे धीरे अंत हो रहा है क्या? और इसके लिए क्या रीजनल पार्टीज खुद जिम्मेदार हैं? नहीं, बहुत से, देखो संजीव जी, रीजनल पार्टियों के नेताओं का भी रुख जवाबदार है। अगर आप टिकटें बेचोगे, दल बदलू लोगों को खड़े करोगे, तो ये सब चीजें होने ही वाली है। लेकिन मैं एक बता रहा हूं, अगर आप टिकटें बेचोगे तब तो बहुत बुरे हाल होंगे। लेकिन मैं बता रहा हूं, एकनाथ शिंदे के पार्टी में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे को ये टारगेट अमित शाह जी ने दिया था
और ये बहुत प्लानिंग के साथ 2/3 मेजॉरिटी के लिए हो रहा है। इतनी बिकाऊ राजनीति मैंने देखी नहीं थी, और ये सिद्धांतों की राजनीति है ऐसा बोला जा रहा है। वो कल मैं देख रहा था, यादव जी कह रहे थे कि हमें क्या करना है, पार्टियां टूट रही है तो आ रही है, ऐसी बातें कर रहे जैसे इनको कोई लेना देना ही नहीं। अरे पैसे, मेरा यवतमाल वाले ने मुझे बताया, पैसे पहले पहुंचे, फिर चार्टर प्लेन आया, चार्टर प्लेन से जाके सिग्नेचर कर दिए, सवेरे वो फिर से अपने गांव पहुंच गए। अरे चल क्या रहा है ये? इस प्रकार से सरकारी यंत्रणा चलती है तो ऐसे आपके नेता थे, ये आपके ऊपर भी तो एक टिप्पणी है ना, कैसे कैसे नेता पाल रखे थे, कैसे कैसे लोगों को सांसदी का टिकट दिया हुआ था। नहीं, अगर बेचोगे तो बेचते वक्त दाम लगते हैं। पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों ने दुरुपयोग कर रहा है, ये गलत बात है। नेताओं का कोऑर्डिनेशन नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, ये चीज तो नेताओं को सुधारनी पड़ेगी। सुधारनी पड़ेगी या खतरे की घंटी बजी ही नहीं, खतरे की घंटी से ऊपर की बात चली गई है। अब क्षत्रों का अस्तित्व ही डामाडोल नहीं, अब बिल्कुल मिटता हुआ दिखाई दे रहा है। बचेगा क्या? 3 सांसदों में क्या करेंगे उद्धव ठाकरे? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं जाके आगे चल के एक नाथ शिंदे वाली शिवसेना में अगर मर्ज हो जाते हैं तो इनकी कम से कम एनएमसी, बीएमसी के लोगों को जो फोड़ने का चल रहा है, विधायकों को फोड़ने को चल रहा है, वो ऑपरेशन रुक जाएगा। तो मतलब अस्तित्व का ही खतरा, वो तलवार लटक गई है। लेकिन सौरभ मालवीय, ये सत्रप टूटे बारी बारी, पर दरअसल ये परिसीमन की तैयारी है। किसी भी कीमत पर ऐसी खार खाए बैठी है बीजेपी, आपकी पार्टी, कि नहीं अब परिसीमन पूरा करना है, इसलिए 2/3 का आंकड़ा, वो टाइमिंग इज ऑफ एसेंस। ये इसी वक्त क्यों हो रहा है? मॉनसून सत्र से पहले की तैयारी है ये। देखिए संदीप जी, नियति और नेतृत्व जब कमजोर होता है तो ये हालात उत्पन्न होते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, आपके इस समय पैनलिस्ट के रूप में आशुतोष जी बैठे हैं, मूल्यों की राजनीति करने के लिए गए थे आम आदमी पार्टी के पास, और इनको लगा कि ये मूल्य वहां गिरवी रखा जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो डंके की चोट पर आशुतोष जी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। क्या उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मंत्रणा किए थे? और कह देंगे कि केजरीवाल को उस समय कमजोर किया गया। अच्छा, मूल्यों की राजनीति की आप दुहाई दे रहे हैं, मतलब मूल्यों की राजनीति। मैं आपकी बात समझ गया, ना उद्धव ठाकरे कर रहे थे, ना ममता कर रही हैं, आप कर रहे हैं। ये तमाम जिनको घोटालेबाज बताते थे, लंबी फेहरिस्त है, हेमंता बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, BS येदियुरप्पा जब वो दूर चले गए थे, नारायण राणे, अशोक चव्हाण, आदर्श घोटाला, ये सब पाक साफ हो गए बीजेपी में आकर। मूल्यों की राजनीति आपसे सीखे कोई? संदीप जी, हमने जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया है। अच्छा, हमने जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया है। यदि ये राजनीति में चुने हुए, लोकतंत्र की व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को स्थान दिया है, वहां के नेतृत्व अशोक चव्हाण को एक मिनट, अशोक चव्हाण को राज्यसभा में किसने भेजा? ये अजित पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की नेचुरली करप्ट पार्टी है। 70,000 करोड़ का घोटाला किया, 4 दिन बाद वित्त मंत्री बनाकर खजाने की चाबी किसने सौंपी थी? कमाल के मूल्य हैं आपके। देखिए, वो तो है नहीं। अच्छा, वो है नहीं तो अपनी बात करनी चाहिए, उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये हेमंता बिस्वा शर्मा तो भ्रष्टाचारी थे। बिल्कुल करिए, करना चाहिए। नहीं, हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी थे कि नहीं थे जब कांग्रेस में थे? और शुभेंदु अधिकारी, देखिए हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। आप सुनिए, अवसर दीजिए तो हम इस बात को रखें। देखिए, जिस साचा में ढाला है कांग्रेस ने, तृणमूल ने, एनसीपी ने, अदर जितने भी दल हैं, आम आदमी पार्टी ने,
और उसके भीतर वहां काम करने वाले, वहां की राजनीतिक सेवा करने वाले, सेवा भाव से आए हुए लोगों के मन में यह आता है कि हिटलर शाही है और ये लोकतंत्र के खिलाफ तानाशाही है, और आपके यहाँ तो राम राज्य चल रहा है, चाहते हैं एक विचार के आपके साथ यहाँ काम राम राज्य चल रहा है। नहीं, मैं पर टाइमिंग पूछ रहा हमारे यहाँ था, की बात नहीं है। ये हम- मॉनसून सत्र से बिल्कुल, पहले 360 आंकड़ा छूना मैं है उसी ना तरह- किसी भी कीमत पर। साम दाम दंड भेद, द ग्रेट इंडियन सेल लगा दी है। ये संयोग है, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी टूटी देखिए संदीप या जी, तोड़ी गई, तृणमूल टूटी या तोड़ी गई, कोई भी उद्धव ठाकरे टूटे या तोड़े गए, और अब इशारा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी का भी। समाजवादी तो ऑलरेडी टूटी टटाई है। अच्छा। वो तो परिवार की पार्टी कब की टूटी हुई है, उसमें क्या तोड़ना है भैया। अच्छा। वो तो परिवार की पार्टी है, परिवार अच्छा, का नेता उसका इधर बाद का, में उधर देखेंगे, का, उसका चाचा नंबर का, बाद में भतीजे का। लगाएंगे। वो तो पार्टी है। 360 होते हैं या नहीं, पहले ये देखेंगे। किसी मैं संदीप जी बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं। ये भारत की राजनीति में लोकतंत्र के हम बड़े हिमायती हैं, लोकतंत्र में विपक्ष के हम बड़े आदर करने वाले लोग हैं, हम बहुत ही उनको सम्मान और आदर के साथ देखते हैं। अच्छा, इसीलिए लेकिन आदर के जिसकी साथ नैया हम डूब डीएमके रही के है, साथ उसका भी कारण वो जाने, सशर्त उसका समर्थन नेतृत्व के लिए जाने। तैयार हैं। डीएमके वो तो सनातन विरोधी थे, यदि सनातन के उनका बारे में क्या विश्वास, नाप शनाप यदि बातें करते उनका थे। विश्वास, अच्छा, अब विश्वास हो गया उन पर। उनका विश्वास भारत के प्रधानमंत्री के विकास के कार्यों में तो है। अब वो और सनातन आते हैं, विरोधी नहीं। स्वागत है। अब हमारा सनातन उद्देश्य विरोधी है नहीं। भारत का विकास, विकसित भारत हमारा उद्देश्य। तो हमारा सनातन उद्देश्य है विरोधियों को भी भारत साथ माटी लेकर का चलेंगे। राष्ट्रीयता के विकास में सहयोगी होना। तो हम साथ ये कोई लेकर लिखा है चलेंगे। क्या जो सनातन हमेशा विरोध विरोध में करेगा? वो क्या क्या उसकी आत्मा बातें बदल जाती करेंगे है। कि ये गाय का मूत्र नहीं, पीने सनातन वाले, विरोध- गोबर लेपने वाले, क्या क्या बातें की। अरे भाई, गौ हमारी माता कहने वाले लोगों को आपके गाय बारे में गंगा क्या क्या बोला। तुलसी को आदर्श माने, पवित्र माने। ये सभी लोगों का भारत है संदीप जी। चलिए, पहले अभी एवियन लिए चलते हैं, जहां पर फ्रांस में G7 समिट चल रही है और प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच वार्ता चल रही है। सुनते हैं। And they've been working towards achievement of the targets that we had set for ourselves last year. एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास में प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। Mr. President, I commend you for your leadership on the progress that has been made in the efforts to restore peace in West Asia. आपके इन प्रयासों के कारण पश्चिम एशिया में शांति की एक नई किरण नजर आ रही है और हम आशा करते हैं कि चिरस्थायी शांति बनेगी। Thanks to your efforts, Mr. President, new hope for peace and stability in the region has been rekindled, and I'm confident that this will lead to a long-standing peace in the region. एक्सेलेंसी, आप और हम सभी इस बात से सहमत हैं कि हॉर्मुज का खुला रहना एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही अनिवार्य है। Mr. President, you and I agree that keeping the Strait of Hormuz open is vital for the global economy. एक्सेलेंसी, हम हमेशा कहते रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन सुनिश्चित होना चाहिए और इस पर हम सब ने मिलकर के बल देना चाहिए। India has consistently emphasized the importance of ensuring freedom of navigation, and we should work together and place a particular emphasis on that. एक्सेलेंसी, आप जानते हैं कि मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर्स आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। Mr. President, you are aware across the world, Indian seafarers in hundreds of thousands are working and they're performing their duties across global maritime trade routes, including the Strait of Hormuz, and their safety is of utmost importance to us. एक्सेलेंसी, समझौते के लिए शांति के प्रयासों में आपने भरपूर प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। Mr. President, you made tremendous efforts towards reaching this understanding and this agreement, and I'm confident that the issue of seafarers will receive the highest priority during the implementation of this agreement. एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी प्रशंसा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं।
Mr. President, once again, I deeply appreciate and I deeply commend your efforts in ensuring the restoration of peace and making efforts towards restoration of peace and stability in West Asia. Thank you very much. Thank you. Thank you. Friends, thank you. Any questions? Thank you, Mr. President. We just heard the Prime Minister praise your efforts, the peace efforts in the Middle Thank East. you. Do you think you can carry the momentum from the Iran deal over to securing an end to the war in Ukraine? And can you tell us about your conversations with President Zelensky here at the G7? Well, I had very good talks with President Zelensky and with President Putin, and we'd like to see that one end. I ended 8 wars, and to be honest with you, I thought this would have been one of the easier ones, but they're not liking each other too much, and that makes it much more difficult. But we're working. I had 2 good conversations with President Zelensky and with President Putin. Will you let them build or manufacture missiles, American missiles? They would like to be able to do that. We'll take a look at it. They have asked about it. Steve? How close are you to a U.S.-India trade deal? Very close. We've been there for a little while, and he's a very tough negotiator. He's one of the toughest, actually. So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful-looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's a killer. He's as tough as they come. But he looks so good. So he gets you by surprise. But there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. We had Howdy Modi in Houston, remember? And the stadium was full. Right, remember that? He did say Trump in India. That was great. And we'll be going to India sometime in the future. President Trump, when will you go to India, and how do you see Quad as well? This is a grouping that was started under your first term, and this is a grouping that all the 4 countries are looking forward to. Well, we had a great visit last time in India. We opened up that new stadium, and I think there were 300,000-400,000 people. It seated like about 150,000, and there were 250,000 outside, and there were 100,000 on the grass. That was, I don't know if that record's ever been broken, but I had a great time in India. Do you expect India to play any role in West Asia? Say it. Do you expect India to play any role in West Asia? Yeah, I do. I think India plays a big role in everything. As long as he's the leader, India's going to play a big role. And you said many times that India has a great friend in United States, in Washington D.C., in White House, till the time you are president. But some of your decisions recently caused trouble, concern in India. How would you like to assure people of India? Well, I said it. As long as I'm president, we have a great. They have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble, but I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. Tremendous. Go ahead, ma'am. Are there going to be sanctions that are going to be reimposed on Russia now that the focus has once again been shifted to the Ukraine-Russia war? We are looking at that. We're seeing how far the price of oil comes down. It's really tumbling. It's, I guess, 74, 75 right now. So it's down. It's soon going to be at the number that it was 4 months ago. It's pretty amazing. And on top of that, we will have an Iran without a nuclear weapon, which I can tell you the Prime Minister feels very strongly about that, too. What did Mr. President hear from European or G7 leaders? They were to a leader, and we had G7 plus many others came, as you know. To a leader, they were thrilled. They could not have been happier. Well, this gentleman came, and that's a big get. He came, and they could not even believe that it happened. It happened quickly. But it really didn't happen quickly. It's been happening for a long time. It's been happening from my first term, when a very evil man named Soleimani was killed. That's when it started. And nobody else did this but Trump. You know, you look at our president, 47 years, Iran took advantage of the world, the Middle East, but the world. Nobody did anything. The Obama deal was one of the dumbest deals I've ever seen. It was a road to a nuclear weapon. My deal is a wall.
to a nuclear. You're not going to have it. It's a wall to a nuclear weapon. On minesweepers, do you want the Europeans to send minesweeper boats? Did you talk about We don't need them, but if they want to send them, I think it's good. Has anyone committed to helping out? Yes, all of them. All of them. Which nations? The ones that have that kind of equipment now. But every one of them have committed to being involved in some form. And at this point, do you feel that Vladimir Putin is more responsible for the ongoing conflict in Ukraine? Well, I don't want to comment on that because I'm trying to get it settled, and that doesn't make it easy. Mr. President, you're on the cusp of making history with the possible peace in the Iran conflict. I like this guy. Who is he? Do you know who that is? Your reporters are much nicer than my reporters. Go ahead. But there is also a tragic loss of lives of Indian sailors recently, sir, in American strikes. Any words of condolences for the grieving families, sir? Yeah, I do. I heard about that. It's a rough profession. There's no question about it. And we work together on it. This has been happening throughout time, but we work together on it. Yeah, certainly. We love all of those people. They're great people. Yeah, please. How long do you expect Bill Pulte to be acting DNI? Well, as long as it takes to get everybody else approved. I mean, they were doing a rush act, and we didn't get anything for it. Look, he's a very legitimate guy. He's very smart. He's a brilliant guy. Look at the job he did at Fannie Mae, Freddie Mac. I mean, it's worth probably $1 trillion right now. So we put him there, but all of a sudden it was like a rush act by the Democrats. And they said they were going to approve FISA. And I said, but we want FISA approved, but we want the Save America Act approved. Voter ID, proof of citizenship, no mail-in ballots, with exceptions, like for the military, you're sick, you're traveling, disabled. Very, open and generous. We also want no men playing in women's sports, so we want no transgender mutilization of our children. None. Those are 5 things that are 99% that's all we want. It's not a lot. The Save America Act. And that can be passed any way they want to pass it, but I'm not going to sign FISA unless it's done. And this was like a rush act. And it was a rush act by the Democrats. All of a sudden they want to get... And why are they afraid of this guy? I mean, they're so afraid of him, they'll do anything not to have Pulte go in there. He's a very capable guy, and they're worried about that. Mr. President, Yes, ma'am, please. You said the Iran deal, the text is still being finalized. How confident are you that this Friday signing will happen? You're talking about this one, on the deal? Deals are amazing. I've done them all my life. I've gone into deals that were 100% and they don't happen. I've gone into deals that there was no chance of getting them done, and it happens, and they happen easily. So you never know with deals, do you? But you're going to find out pretty soon. I think it'll be done. They want to sign. They want to get back to a normal life. We hit them very hard. Don't forget, people talk about when this started. This didn't start 3-4 months ago. This started years ago when I took out Soleimani. That was a big event. There are those that say it was the biggest event in the Middle East in 50 years. So we took him out, and they became a much different country. And then I terminated the JCPOA, that's Barack Hussein Obama's horrible deal, that gave them a nuclear weapon. And I terminated it, and I stopped it. And then I stopped it a second time with the B-2 bombers. And these are all major events in the history of the world, in my opinion, because it prevented them from having a nuclear weapon. And now we're going to do it again, and we're going to see how it works out. So this is a memorandum of understanding, but it's a very strong one. This isn't just like a 2-paragraph. This is a long, pretty detailed memorandum that goes into a regular contract. I would think they would do it. If they don't, then that's okay. We'll have to start the process again. And we don't lose. We have the greatest military in the world. We had the greatest blockade. The naval blockade was 100% effective. And again, they have no Navy, they have no Air Force, all bombed out. I don't want to say the leaders, but first level of leader, gone. Second level of leaders, gone. Some of the third level of leaders, gone. And they want to make a deal. They are
so ready to make a deal. Yeah. But you know what? President Trump said the defense relationship between India and the United States. Sorry, I'm speeding, I won't. That's okay. Can you speak to the defense relationship between India and the United States? I think it's a great relationship. I can tell you this, without having a contract, we don't have a contract, you'd have to write contract. But if they were attacked, we would be there to help them. How is that? Is that a good statement? Okay, come here, man. If anybody attacks that man, we're going to be there. Now, if there's a new leader, I'm not sure about it. If there's a new leader, I don't know about that. But if they're attacked and he's the leader, we're going to be there to help. And we have, and I will say this, and everybody says it. I had a great meeting 3 weeks ago with President Xi of China. We have the strongest military in the world by far, and I built it in my first term, and we're using it in my second term, and they gave some of it away stupidly in Afghanistan, as you know, and they spent a lot on Ukraine, $350 billion, but we have the most powerful military in the world. You saw that with Venezuela, which was 48 minutes, and now our relationship with Venezuela is great. We paid for the cost of the war 40 times, taking millions of barrels out. Venezuela's benefiting, we're benefiting, Venezuela's benefiting, and then we go to Iran, and really in the first week, militarily, we defeated Iran. Nobody thought that could be done. Yeah, please. Mr. President, do you want Israel to halt its military campaign? No, I want Israel to be able to protect himself, but I do want them to use good judgment. Can we expect a highly skilled Indian professional to be getting more opportunities in the United States under your presidency? What does that mean? Well, highly skilled professionals to get more opportunities here in the US. Oh, yeah, sure. I mean, always. Yeah. We've always had tremendous relationships in terms of employment with India. Very talented people. You've seen European leaders interact very warmly with you at the summit. Do you think that they're coming around to your worldview? Well, I think they think I was right. I'm sort of always right. You know, when you get right down to it. I think they think I was right. They feel good. Now all of a sudden they all want to be involved. There's no reason to have them because it's pretty much over. But they all want to be involved. He'd be involved if I wanted, but we don't want to waste his time or his people. No, the European leaders, the meeting we had today was just the leaders. I don't even say the European, the leaders that we had met with. In addition to the 7, we had quite a few come in. They all were willing to get involved. Thank you. Thank you. We had a great meeting on AI. We had all the top people here, and it was a great meeting. And as you know, we're building tremendous numbers of plants, but AI, we're building the biggest in the world. We're number 1 in AI by a lot, and it was a very productive meeting. The negotiations with Anthropic. He was here. Going fine. I think it's going fine. Energy cooperation. How do you see energy cooperation? India is diversifying, buying more energy from across the world, including United States, and enhanceable from beyond. How do you see India buying energy from you? India can do anything they want with us. We have the best relationship. We cannot be closer than we are. Would you say that, sir? I don't think we can be any closer. Both him and I and our nations, but it really starts with the two of us. We cannot be closer. Thank you very much. ABP न्यूज आपको रखे आगे।